बाद में दे दो। पहिलं मतदान आहे, भीती आहे मनात? फर्स्ट काय सांगशील? तू किती मतदान? ये मेरा दूसरा मतदान है और उम्मीद ये है कि दूसरा भी मतदान मतदानाला पोहोचलाय, काय प्रतिक्रिया, काय लोकांना आवाहन करा? लोकांना तर हेच आवाहन करणार आहे की आजचा दिवस जे आहे ना, तुम्ही राजा आहे, औरंगाबाद देशाची सत्ता तुमच्या हातात असायला पाहिजे. लाईव्ह लिंक ओपन केलेली आहे सर. तुमच्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व दिल्लीमध्ये हो लाईव्ह लिंक आलेली ऑफिसला. अधिकार जे आहे हे जनतेच्या हातात असतं. म्हणून मी लोकांना आवाहन करणार आहे, तुम्हाला कोणाला ज्यादा मतदान करायचं आहे ते करा, पण कमीत कमी घराच्या बाहेर 5 वर्षामध्ये एकदा ही संधी मिळते आपल्याला, तर ही संधी आपण गमवू नये. सहकुटुंबाला नॅचरल आहे. मी जेव्हा जेव्हा मतदान करायला आलो होतो तर चांगली लकी आहे. फॅमिलीचं सुरुवात मिलना था लोगों कहना था कि इलेक्शन आ गया है, जिसने काम किया है निश्चित आपण पाहतोय की इम्तियाज जलील हे या ठिकाणी मतदानाला मागे येणार या ठिकाणी बजावतील आणि प्रचारात होतं आणि मेहनत तो की है, बहुत मेहनत की है शिद्दत के साथ. पिछले 2-2.25 महीने से लगे हुए थे, लोगों के बीच में जा रहे, काम कर रहे थे, और अब आज के दिन है तो फाइनल मैच है. किसी तरह का कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरह से शिवसेना वगैरह ये सब हुई है उसके कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है. लोगों ने अपना मन बना लिया है कि किसको वोट देना है करके, उसमें तो कोई चिंता करने की, कोई कंफ्यूजन ऐसा सिचुएशन है ही नहीं. लोग आ रहे हैं, अपना मन बना के आते हैं. ऐसा नहीं है यहाँ पे आने के बाद है तो वो तय करते हैं, वो परख लेते हैं कि किसको वोट देना. बटन नंबर 7 दबाओ. ये आगे 149 ये भैया सर धनंजय आ जा पीछे आ जाओ सचिन आप पर ये मागे मोबाइल मागे, ये मोबाइल मागे. मोबाइल का एक कोई भी बटन दबाओ, बटन पे जा. बिलाल जल्दी से आओ, एक फोटो लेके. डिस्टर्ब मत करो प्लीज लोगों. एक ही सेकंड नीचे बिलाल जल्दी आ जा. भाई मजाल को मारे ना, मजाल को मारे. ये अभी कौन है ना, एक फोटो लेना बाद में दोबारा कुछ करने. यहाँ पे नहीं, आगे यहाँ फोटो लोगों
हेलो बेटा, हम भी वोट देने आए आपको मिल रहा है? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग का मन भी होगा वो भी वोट नहीं करेगा। थैंक यू। चलो उधर सर आपण मतदान केलं, एक मिनिट जाऊ दे, दुसरीकडे भरपूर आहे। भैया भैया 3 तास झोपायचं आणि आता आज फायनल डे होतं. लोक कोणाला मतदान करतील हे सिक्रेट बॅलेट असतात. तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, कितीही प्रचार करा, लोकांनी आपला मन तयार केलेलं असतं की कुणाला मतदान करायचं आहे. आणि या जिल्ह्यामध्ये मला आनंद या गोष्टीचा आहे की पहिल्यांदा ही निवडणूक जे होत आहे ते कामाच्या मुद्द्यावर होत आहे. नाहीतर या शहराची एक ओळख होती, निवडणूक आली की हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हे अशा प्रकारचे मुद्दे घेऊन ते निवडणूक लढायचं. मग कोणीही रस्त्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही, पाण्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही, रोजगाराच्या बाबतीत बोलायचं नाही, एअरलाईन रेल कनेक्टिव्हिटी याच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची चर्चा व्हायची नाही. इन दी एंड सगळी काय हे होतं की जात काय आहे, धर्म काय आहे, माझा माणूस आहे, माझ्या धर्माचा आहे, माझ्या जातीचा आहे, माझे मजहब काय आहे, त्या आधारावर निवडणूक व्हायची. पहिल्यांदा मला असं बघायला मिळालेले आहे की जे लोक 20 वर्ष फक्त जातीच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढायचं ते आज कुठल्याही प्रकारच्या जातीचा मुद्दा काढत नाही होते. त्यांनाही माहीत पडलेलं होतं की बाबा आपल्याला प्रश्न विचारणार आहे की काम काय करणार आहे करके. तर एक पॉझिटिव्ह मला असं वाटतं एक चेंज इथे झालेला आहे. आणि 4 जूनला जेव्हा निकाल येतील तर तुम्हाला कळेल की म्हणजे लोकांनी कशा विकासाच्या मुद्द्यावर कामाच्या मुद्द्यावर भरभरून मतदान दिलं. औरंगजेबाची अवलन म्हणून हिनवण्यात आलं आणि शेवटच्या क्षणात तोच प्रचार खूप जास्त होता. काय हे की ते आपणही बघितलेले आहे की ज्या प्रकारे जेव्हा इलेक्शन जवळ येत होती मलाही माहीत होतं की अशा प्रकारच्या पुन्हा ते मुद्दा काढण्यात येईल. पण लोक खूप हुशार झालेले आहे, त्यांच्याकडे सोशल मीडिया आहे आणि त्या सोशल मीडियामध्ये ते सगळं बघत आहे की लोकसभामध्ये या माणसांनी कोणकोणते मुद्दे उपस्थित केलेले आहे, रस्त्यावर कशा प्रकारचे कोणकोणते आंदोलनं केलेले आहे, विकासाचे कोणकोणते कामं केलेले आहे, हे सोशल मीडियावर सगळ्या लोकांना बघायला मिळतात. विश्वास किती आहे तुम्हाला आजच्या याबाबत? मला पहिले 2019 मध्ये 100% विश्वास होता, यावेळी 200% विश्वास. राज्यामध्ये मतदानाची टक्केवारी घटते आहे. आज चित्र संभाजीनगरमध्ये कसं आहे? काय आहे की एक खूप चिंतेची बाब आहे की ज्या प्रकारे आपल्याला देशामध्ये जे एक कमी पर्सेंटेज आपल्याला वोटिंगचा बघायला मिळत आहे ते लोकशाहीला खूप धोकादायक आहे. आणि त्याचं कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे की लोकांचा विश्वास या राजनीती आहे. म्हणजे मतदान ते एका कॅन्डिडेटला करता विश्वासाने, कारण त्याला दुसरे जे कॅन्डिडेट्स आहेत ते त्यांना पटत नाही म्हणून एका कॅन्डिडेटला ते मतदान करता. निवडून आल्यानंतर ते पैसे घेतो किंवा कोणत्या लालसामुळे ते दुसऱ्या पक्षामध्ये जातो. म्हणजे लाखो जे मतदार आहे त्यांचा धोका करण्याचं हे काम करतं. म्हणून हे पर्सेंटेज कमी होत आहे ते देशासाठी चिंतेची बाब आहे. माझी अपेक्षा आहे की येणारा लोकसभामध्ये याच्यावर सविस्तर चर्चा व्हायला पाहिजे की आपण लोकांचा मोरल कसा बूस्ट करता येईल आणि लोकांना का बंधनकारक करता येईल की 5 वर्षामध्ये एकदा तरी तुम्ही मतदान करायला या. बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपकी बार 400 पार. अब अगर इतना ही आपका बड़ा आपने घोषणा कर दिए थे तो फिर आपने अपने काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था. लेकिन आपने क्या किए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का फोड़ने का काम किए, उनके नेताओं को अपने पार्टी के अंदर लेके आ गए, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए, लेके ही नहीं आए हैं, उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं. तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था
कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके, तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगलसूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूँ कि साहब इन्हें पानी दीजिए तो वो कहते हैं कि नहीं, मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोज़गार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले। इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आपके सामने कैंडिडेट कौन है? आपके सामने मुख्य कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन बुमरे कैबिनेट मंत्री है, उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है, या फिर चंद्रकांत खैरे सीनियर लीडर है, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ की शहर की और ज़िले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है। अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। उसमें देखिए, आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़िले के 5 साल का सवाल है। 5 साल के अंदर ये ज़िले ने कहाँ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके, कोई 5 साल है तो अपने ज़िले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके। दूसरे मंत्री जो है, उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर क्या क्या काम किए हैं। तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना चाहती है करके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा। साहब, शुरुआत आपने ही की है। अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूँ करके। तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है, न मेरी जात है न आपकी कोई जात है। आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूँ, कोई दलित बाहर है। उसमें हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है। पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूँ करके। उसमें लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार। देखिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या ज़रूरत थी आपको। मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए हैं तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं करके। तो देखिए, आप जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिएगा उसमें। चुनाव में औरंगजेब फिर से जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए कि यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है क्या नहीं। यहाँ पर और डाइवर्जन होने के चांसेस है, लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो दफना दिया जाए, ये जमीन से मुझे जो है खास रिश्ता है। तो उन्होंने क्या गलत किया है? आप मरने के बाद कहाँ वो होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, आप तय करेंगे ना। उन्होंने क्या बोले हैं? उन्होंने क्या बोले हैं कि यार इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊँ, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड, ये जो एक नई राजनीति। देखिए, बकवास सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। इसमें लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। उसमें तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। सर एक मिनट।